कैसे हैं आप लोग? आ गए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने हैं। सपने संजो कर कि चलो डॉक्टर बनेंगे, बनना ही है एक दिन। डॉक्टर तो बनना ही, यही रहना चाहिए। ये फील रहे, तभी हम मेहनत कर पाएंगे, तभी हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी मेडिकल कॉलेज में जाने की। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हाँ, पहले तो वो बच्चा एक बार सामने आया जिसने ग्लाइकोप्रोटीन पूछा था। मैं उसको ग्लाइकोप्रोटीन बता देता हूँ, वो गायब भी हो गया ग्लाइकोप्रोटीन पूछ के। रजस, आई थिंक रजस ही था ना। चलो बच्चों, कैसे हैं? सभी बढ़िया? कहाँ गया? अच्छा, खाना वाना खाने चले गया। कोई है क्या ग्लाइकोप्रोटीन वाला? भैया बताओ जल्दी से, किसने पूछा था? हेलो सृष्टि, गिरिराज। चलो, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? टाइप ऑफ प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। प्रोटीन पे अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू जुड़ जाता है, प्रोटीन तो है ही, और उसके ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू अटैच हो जाए, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइको। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। हाँ, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसल लेमिना होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, वो तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ था। और जो फाइब्रस लेमिना था, वो फाइबर से बना हुआ था। कौन से? कोलेजन प्रोटीन्स और रेटिकुलर प्रोटीन से बने हुए फाइबर से। प्रियांशु भारती, एनिमल किंगडम भी कराएंगे कभी ना कभी। पहले ये वाला चैप्टर पूरा हो जाए, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फिजियोलॉजी। देख लेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जैसा सही लगेगा वैसा कर लेंगे। क्योंकि दोनों अपने आप में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिनका आपस में कोई ज्यादा लिंक नहीं है। बेटा वापस डाल दिया मैंने टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ, आप दोबारा चेक कर लें। आहा, बिल्कुल बच्चों, आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही है। बेस्ट विशेष आशीर्वाद, और उसके साथ साथ मेहनत करवाऊंगा तुमको। मेहनत करोगे सभी? मेहनत करो, मतलब सिलेक्शन टारगेट नहीं होना चाहिए, अच्छी रैंक से मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है ना, उसका एक अलग आनंद है। आ जाओ तो बच्चों, क्या पढ़ने वाले थे हम? मैंने आपको कल एक तो ये इंटरसेल्यूलर जंक्शन समझाए थे, दूसरा मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एपिथेलियल सेल्स के फ्री एंड पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। या तो छोटे छोटे नॉन मोटाइल माइक्रोवेलाई हो सकते हैं, या एक लॉन्ग मोटाइल स्ट्रक्चर होती है सीलिया, या फिर अगर कोई नॉन मोटाइल सीलिया तो दैट इज स्टीरियोसीलिया। और सीलिया और स्टीरियोसीलिया के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया था कि सीलिया डायमीटर होता है थ्रू आउट द लेंथ सेम होता है, जबकि स्टीरियोसीलिया कॉनिकल शेप के होते हैं, बेस पे ब्रॉड होते हैं, अपेक्स पे नैरो होते हैं। चलो, तो ये मैंने आपको समझाए थे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में हमने बात करी थी दो तरह की एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो एपिथेलियल सेल्स थी, जो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट थी, वो सारी की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच में थी। इसका मतलब वहां पर सेल्स की केवल एक सिंगल लेयर थी सिंपल एपिथेलियम में। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या था? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स थी, जिसमें सबसे नीचे वाली सेल्स तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई होंगी, लेकिन उससे ऊपर वाली जो सेल्स की लेयर है, क्या वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होंगी? नहीं होंगी। तो ऐसी एपिथेलियम को क्या बोलते थे? कंपाउंड एपिथेलियम। फिर मैंने आपको समझाया था कि सिंपल एपिथेलियम तीन टाइप की, कौन कौन सी भाई? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर सिंपल एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट हैं, इरेगुलर मार्जिन की कैसी सेल्स? फ्लैट सेल्स, जो ऐसे बिछ जाती हैं जैसे किसी फ्लोर पर टाइल्स बिछ गई हो, पेमेंट की तरह, तो ऐसी सेल्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहलाती हैं। अगर मान लो इन सेल्स का शेप क्यूब लाइक है, तो उसे सिंपल क्यूबॉइडल बोलते हैं। और अगर लंबी लंबी सेल्स हैं, कॉलम लाइक सेल्स हैं, तो इनको हम सिंपल कॉलमनर सेल्स बोलते हैं। फिर इनके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, या तो हो सकता है इन सेल्स के फ्री एंड पर कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो बिल्कुल ही सिंपल हो गई। या फिर इन सेल्स के फ्री एंड पर क्या हो सकती है? कोई माइक्रोवेलाई, तो ऐसी क्या क्या बोलते? ब्रश बॉर्डर। या फिर हो सकता है सीलिया, जिसे बोल सकते हैं सीलिएटेड। या फिर कोई एपिथेलियम की सेल सिक्रीशन कर सकती हैं, जिसे बोल सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो देखो,
सिंपल क्यूबॉइडल में दो तरह के मॉडिफिकेशन पड़ेंगे। एक तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जिनके ऊपर माइक्रोविलाई होंगे, तो ऐसी को कह देंगे ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल। जिसके ऊपर सीलिया होंगे तो सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल। ऐसे ही सिंपल कॉलमनर के अंदर ये चार तरह के मॉडिफिकेशन होंगे। अगर माइक्रोविलाई हुए तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, अगर ये सेल्स सिक्रीटरी नेचर की हुई तो ग्लैंडुलर कॉलमनर, अगर इन सेल्स में माइक्रोविलाई भी हुए और ये ग्लैंडुलर नेचर की भी हुई तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, और अगर इन सेल्स पे सीलिया हुए तो सीलिएटेड कॉलमनर, और सीलिया के साथ साथ अगर ग्लैंडुलर नेचर भी हुआ तो सीलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलमनर। ये इनके क्या हो गए मॉडिफिकेशन। आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे क्या, एपिथेलियल टिश्यू। अब आप एपिथेलियल टिश्यू के बारे में काफी बेसिक बातें जान चुके हो। थोड़ी देर में चैट को डिसेबल कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे, फिर बच्चों से बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो अब देखो, कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल सेल्स की लेयर थी। कंपाउंड एपिथेलियम में पहला टाइप था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा था कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दोनों में फर्क ये था, थी तो दोनों में मल्टीपल सेल्यूलर लेयर्स, फर्क ये था कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल होती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलती है, बॉडी के कौन से स्ट्रेचेबल पार्ट्स के अंदर, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया था मैंने आपको, यूरिनरी ब्लैडर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्लासिकल एग्जांपल क्या बताया था, यूरिनरी ब्लैडर। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फिर अलग अलग तीन टाइप की हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो अब सबको एक एक करके जानेंगे, और इसी बीच फिर हम एक और तरह की एपिथेलियम जानेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये सिंपल एपिथेलियम है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल सेल की लेयर है, लेकिन उन सेल्स का जो शेप और साइज है वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ सेल्स लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी हैं। तो सबकी सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका लेवल अलग अलग आ रहा है। लंबी सेल्स के न्यूक्लियस जो होंगे वो थोड़े ऊपर की तरफ होंगे, शॉर्ट सेल के जो न्यूक्लियस होंगे वो थोड़े नीचे होंगे। तो ऐसे जब इस एपिथेलियम को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उन न्यूक्लियस के अलग अलग लेवल्स की वजह से ये सिंगल सेल्स की लेयर भी मल्टीपल लेयर्ड नजर आती है ये सिंगल लेयर, लेकिन न्यूक्लियस का अलग अलग लेवल हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग साइज की सेल्स हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी हैं। तो अभी डायग्राम से समझ में आएगी ये बात। तो अब होने को तो ये सिंपल एपिथेलियम है, क्योंकि सारी सेल किस पर टिकी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। लेकिन ये दिखाई कैसी दे रही है, ये दिखाई दे रही है कंपाउंड एपिथेलियम की तरह मल्टीपल लेयर्ड, इसलिए फिर इनको नाम दे दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड। बात समझ में आई? झूठी, सूडो मतलब झूठी, मतलब ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, लेकिन दिखाई स्ट्रेटिफाइड जैसी देती है। तो स्ट्रक्चरली इट इज सिंपल, बट विजिबली ये कैसी है, कंपाउंड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो एक एक करके अब सारी एपिथेलियम को डिटेल में समझेंगे। आ जाओ भाई। सबसे पहले आती है हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसको कर लेते हैं जूम। चलो भाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सारी बातें बता चुका हूं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। एक तो सिंपल है, तो देखो यहां पर कौन है, ये नीचे की तरफ तो कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू पे लाई करती है। फिर ये बीच में एक थिन लेयर आ गई, एसेल्यूलर थिन लेयर, जिसके दो पार्ट हैं, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना। और फिर उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देखो, यहां पर ये है सिंपल स्क्वामस सेल्स। तो पहले तो देखो इन सेल्स को, इरेगुलर मार्जिन है, सभी सेल्स के इरेगुलर मार्जिन है। दूसरी बात, ये सेल्स यहाँ पर फ्लैट सेल्स हैं और इस तरीके से अरेंज्ड हैं जैसे पेवमेंट की टाइल्स हो। तो नाम पढ़ना है यहाँ पर देखो, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये स्केली सेल्स भी होती हैं, स्केल्स भी तो ऐसे फ्लैट होते हैं, तो या तो इनको बोल दो फ्लैट सेल्स या स्केल लाइक सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इनकी जो मार्जिन है, बाउंड्रीज है, कैसी है, इरेगुलर। फिर लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों बोला पेवमेंट एपिथेलियम? क्योंकि ये सेल्स फ्लैट हैं और ऐसे बिछी हुई हैं जैसे किसी पेवमेंट की टाइल्स हो। तो पेवमेंट एपिथेलियम ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस बना रही है, टाइल लाइक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेसलेटेड एपिथेलियम ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस। ऐसे हल्की सी जो इसकी सरफेस होगी ना, थोड़ी वेवी होगी, तो वेवी अपीयरेंस की वजह से इसको क्या नाम दे दिया, टेसलेटेड एपिथेलियम। फंक्शन इसका जो होता है, मेन फंक्शन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, डिफ्यूजन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे लंग्स की एल्वियोलाई में जहां पर क्या जाके भरती है, एयर। तो हमारे लंग्स की वॉल में जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, उसी के अक्रॉस गैसियस डिफ्यूजन होता है। एयर से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, हमारे ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, एल्वियोलर एयर में।
तो एल्वियोलाई की वॉल में कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इस एग्जांपल से आप समझो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो फंक्शन है वो क्या है? वो है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, यानी इसका काम है डिफ्यूजन में मदद करना। चलें आगे। तो देखो भाई, इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल आते हैं इसके। पहला एग्जांपल, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बोमन्स कैप्सूल। जब आप किडनी पढ़ेंगे, किडनी में पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कुछ आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर होता है कैप्सुलर स्ट्रक्चर और नीचे यहाँ से निकलती है पीसीटी, पूरा नेफ्रॉन, फिर रीनल ट्यूब्यूल नीचे बनती है पूरी। तो ये जो पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, ऊपर की तरफ यू शेप पार्ट, इसी को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल की वॉल में प्रेजेंट होती है पोडोसाइट सेल्स। तो ये पोडोसाइट सेल्स कैसी एपिथेलियम बना रही है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा वहां पर नेफ्रॉन डिटेल में आएगा, तो वहां पर मैं आपको इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा इलाबरेट करके कि पूरी सारी की सारी लेयर्स इसकी जो बोमन्स कैप्सूल में वो, फिर नीचे रीनल ट्यूब्यूल्स के कौन कौन से पार्ट हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स के अलग अलग पार्ट में कौन सी एपिथेलियम मिल रही है, तो वो सब आपको किडनी वाले चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा। तो जब तक आपको ये नाम याद रखना होगा कि एक तो एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल में भी कौन सी सेल्स? पोडोसाइट सेल्स, जो कहां पर प्रेजेंट है भाई? नेफ्रॉन में, किडनी के नेफ्रॉन्स में, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन्स। इसे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन्स को। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये याद रखेंगे। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के? देखो ये लो भाई, और एग्जांपल आ गए आपके सामने। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही था कि हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, यानी जो एल्वियोलाई होती हैं, वो लाइंड होते हैं न्यूमोसाइट सेल से। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट सेल्स। और वो न्यूमोसाइट सेल्स कैसी एपिथेलियम बनाते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर आती है मीजोथीलियम। अब ये मीजोथीलियम क्या चीज है? देखो लिखा हुआ है कवरिंग ऑफ सीलोम इज कॉल्ड एज मीजोथीलियम। अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। इसमें एक तो आ गई विस्ट्रल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, दूसरी आ गई विस्ट्रल एंड पेराइटल प्लूरा, और तीसरी आ गई पेराइटल एंड विस्ट्रल पेरिकार्डियम। अब पहली सबसे बात सुनो पेरिटोनियम वर्ड को, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस पे सभी अलर्ट हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको इलाबरेट कर रहा हूँ, तो इसको आगे रिलेट करेंगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये मान लो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमन है हमारा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एब्डोमिनल वॉल है बाहर की तरफ तो किससे बनी हुई होगी? स्किन से। स्किन के अंदर की तरफ क्या होंगी? कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स। और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जो ये देखो, ये तो अंदर कैविटी है, ये वाली लेयर देखो, जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, ये जो अंदर कैविटी की तरफ लाइंड है, तो इस एब्डोमिनल वॉल की जो ये इनर सरफेस है टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज लाइंड बाय पैराइटल पेरिटोनियम। ये जो लेयर है एब्डोमिनल वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर, जो किधर है? टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, क्या कहलाती है? पैराइटल पेरिटोनियम। अब कोई भी पेरिटोनियम है, वो बेस तो बना हुआ होता है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। बेस हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होगा, और ल्यूमन की तरफ इसी पेरिटोनियम पर लाइंड होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो हवा में तो लटकी भी होगी नहीं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होगी? कनेक्टिव टिश्यू के बेस पर। तो ये कौन हो गई? पैराइटल पेरिटोनियम। इसी तरह से अंदर क्या रखे हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी में अंदर रखे हुए ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे भी एक पेरिटोनियल लेयर चिपकी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये कैसे ऑर्गन्स है? एब्डोमिनल कैविटी में रखे हुए ऑर्गन विसरल ऑर्गन्स है कि नहीं? तो इनके चारों तरफ जो पेरिटोनियम चिपकी हुई होगी उसे हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो कितने तरह की पेरिटोनियम आ गई? दो तरह की पेरिटोनियम आ गई, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम तो कहां चिपकी हुई है? ये रही पेराइटल पेरिटोनियम, तो जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसकी अंदर की, सबसे अंदर की लेयर को कह रहे हैं, जो किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। किसको लाइन कर रही है? एब्डोमिनल कैविटी को। ये कौन सी पेरिटोनियम है? ये इधर वाली जो रेड लेयर बनाई है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एब्डोमन, दैट इज पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, फिर ये अंदर क्या रखे हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स। तो अब जो पेरिटोनियल लेयर किस पर चिपकी हुई है? विसरल ऑर्गन्स पर, एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर। इसको हम क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम। तो कितने टाइप की पेरिटोनियम हो गई? दो। दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, दोनों में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। लेकिन अब आप याद रखना कि कोई भी एपिथेलियम हवा में तो लटकी भी नहीं होगी, तो फिर
उसका बेस किससे बना हुआ होगा? कनेक्टिव टिश्यू से। तो पेरिटोनियम किससे बनी हुई है? बेस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और उस एंडो में सॉरी जो कैविटी की तरफ जो लेयर है वो लाइन कर रही है किससे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। तो ये बात समझे, पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम कहाँ मिलती है? एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल वॉल पे जो चिपकी हुई लेयर है वो तो है पैराइटल पेरिटोनियम, और जो ऑर्गन्स पे चिपकी हुई लेयर है वो है विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, देखो ये पैराइटल पेरिटोनियम और ये वाली विसरल पेरिटोनियम, ये पैराइटल ये वाली विसरल, दोनों के बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और यही रिप्रेजेंट करती है बॉडी की ट्रू सीलोम को। किसको? ट्रू सीलोम को। तो जो ह्यूमन आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? यू सीलोमेट, जिसके अंदर ट्रू सीलोम होती है। अब सीलोम का मतलब क्या होता है? दो मीजोडर्मल लेयर्स के बीच का स्पेस इज ट्रू सीलोम। दो मीजोडर्मल लेयर्स के बीच का स्पेस ट्रू सीलोम। तो याद रखना, ये जो पैराइटल पेरिटोनियम है, ये पैराइटल पेरिटोनियम भी मीजोडर्मल ओरिजिन की है, विसरल पेरिटोनियम भी मीजोडर्मल ओरिजिन की है, और ये जो दोनों के बीच का गैप है, स्पेस है, इसी को क्या बोल देते हैं हम? पेरिटोनियल कैविटी। क्योंकि ये दो मीजोडर्मल लेयर के बीच का गैप है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू सीलोम। तो हमारी बॉडी में ट्रू सीलोम का एक एग्जांपल क्या आ गया? हमारी बॉडी में ट्रू सीलोम का एक एग्जांपल है, that is peritoneal cavity that is found in abdomen between parietal and visceral peritoneum, and both peritoneum are composed of base is formed by connective tissue and it is lined by simple squamous epithelium, और इसी simple squamous epithelium को क्या बोल देते हैं? mesothelium। तो पेरिटोनियम याद रखना, ये बार बार काम आएगी जब हम एब्डोमिनल ऑर्गन पढ़ेंगे, तो ये पेरिटोनियम काम आएगी। चलें आगे, तो ध्यान से सुनो भाई। ये कौन थी? ये थी एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे बाहर की एब्डोमिनल वॉल है ये। इसी के अंदर तो सारे ऑर्गन रखे हुए कैविटी में। तो एब्डोमिनल वॉल, इस एब्डोमिनल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर तो क्या हो जाएगी? जो सबसे बाहर वाली स्किन होगी, ये तो स्किन होगी। फिर इसकी वॉल की थिकनेस में क्या होगी? कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स। फिर सबसे अंदर वाली लेयर कौन होगी? पैराइटल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम अंदर की तरफ है, जो इस एब्डोमिनल वॉल को एब्डोमिनल कैविटी की तरफ से लाइन कर रही है, इसको कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। और अंदर जो ऑर्गन्स रखे हुए हैं उनके ऊपर कौन चिपकी हुई है? विसरल पेरिटोनियम। दोनों ही लेयर किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से। और दोनों किससे लाइंड है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। ओरिजिन में ये दोनों ही लेयर कैसी हैं? मीजोडर्मल। इसलिए इनके बीच का जो स्पेस है, जो कि पेरिटोनियल कैविटी है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ट्रू सीलोम। यानी हम हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कैसी सीलोम है? ट्रू सीलोम। यानी हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? यू सीलोमेट। यू सीलोमेट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है। तो मैंने बहुत बार ये बात बता दी, अब इसको याद रखना, ठीक है? तो ये जो स्पेस यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है बॉडी वॉल और विसरल ऑर्गन के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। इट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर पेरिटोनियम, इसलिए इसको हम ट्रू सीलोम भी बोल देते हैं। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल आता है, देखो यहाँ पर, वो एग्जांपल क्या है? विसरल एंड पेराइटल प्लूरा, जो किसके चारों तरफ मिलती है? लंग्स के चारों तरफ। चलो अब इसको समझो। ये है हमारी थोरेसिक केज। ये कौन है? हमारी थोरेसिक केज। और ये थोरैक्स रीजन है ना, जो चारों तरफ किससे बना हुआ? स्टर्नम आ गई आगे की तरफ, फिर रिब्स आ गई, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ गया। तो ये है हमारा थोरेसिक केज, ठीक है? यहां पर रखे हुए हैं ये लंग्स। ये लंग्स रखे हुए हैं भाई, ये भाई लंग्स बना दिए मैंने। ये लंग्स रखे हुए हैं थोरेसिक केज के अंदर। तो लंग्स का टिश्यू है ये तो अंदर पूरा। अब लंग्स की सरफेस पर दो एडिशनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, या सिंपली बोल देते हैं प्लूरा। तो ध्यान से सुनना, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी, जो बिल्कुल लंग्स पे ही चिपकी हुई है, ये दिखाई दे रही है ब्लू कलर से बनी हुई मेम्ब्रेन, बिल्कुल लंग्स पे ही चिपकी हुई है, इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। लंग्स की सरफेस पर चिपकी हुई इस प्लूरा को क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। और इसी तरह से एक और प्लूरा होगी बाहर की तरफ, ये देखो ये दिखाई दे रही है एक और ये ब्लू लेयर। लेकिन ये क्या लंग्स पे चिपकी हुई है? नहीं, ये किस पे चिपकी हुई है? ये थोरैसिक केज पर चिपकी हुई है। तो लंग्स चारों तरफ से दो तरह की मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एनक्लोज्ड है, जो एक तो विसरल प्लूरा है और एक पेराइटल प्लूरा है। विसरल प्लूरा तो किस पर चिपकी हुई है? इटसेल्फ लंग्स पे। और पेराइटल प्लूरा किस पे चिपकी हुई है? थोरैसिक वॉल पे। बात समझ में आई? और इनके बीच में देखो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला स्पेस दोनों प्लूरा के बीच में, इसी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी।
तो याद रखना ये प्लूरा भी ओरिजिन में कैसी है, मीजोडर्मल, इसलिए दोनों के बीच का जो स्पेस है प्लूरल कैविटी, ये कैसी किसी हो, ट्रू सीलोम। मैंने पहले बोल दिया था कि दोनों प्लूरा ओरिजिन में मीजोडर्मल है, और दो मीजोडर्मल की लेयर के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, ट्रू सीलोम। तो इन दोनों प्लूरा के बीच की कैविटी को क्या कह रहे हैं, प्लूरल कैविटी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू सीलोम को, बिकॉज बोथ प्लूरा आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो अभी तक आपने बॉडी के अंदर कितनी तरह की ट्रू सीलोम देख ली भाई, दो तरह की ट्रू सीलोम देख ली। एक तो एब्डोमिनल रीजन में मिली, जो विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में थी, कौन, पेरिटोनियल कैविटी, तो वो भी ट्रू सीलोम को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरह से यहां पर हमने देखा प्लूरल कैविटी, जो विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच का स्पेस है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू सीलोम को। चलें आगे। तो ये बात हो गई अब किसकी, देखो विसरल एंड पेराइटल प्लूरा। याद रखना ये विसरल और पेराइटल प्लूरा भी किससे लाइंड होती हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, अब आ जाओ, तीसरी चीज यहां पर लिखी हुई है पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। अब ये क्या चीज है, इसको देख लो, नाम से क्लियर हो रहा है। कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है, कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए। तो देखो सपोज ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इस तरह से हमने हार्ट बना दिया अपना। चलो भाई, दोनों लंग्स के बीच में रखा हुआ रहता है हार्ट, वहीं थोरैसिक रीजन में, ये हार्ट बना दिया। अब इस हार्ट के चारों तरफ दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। देखो एक तो ये वाली लेयर, जो जस्ट हार्ट से ही चिपकी हुई है, हार्ट की वॉल से ही चिपकी हुई है, इसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ये हार्ट पर ही चिपकी हुई है, और इटसेल्फ ये जो लेयर है ये हार्ट की वॉल का ही पार्ट बन चुकी है। इसे क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। और इसी के बाहर एक और पेरिकार्डियल लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट के चारों तरफ टोटल कितनी एडिशनल लेयर्स हो गई, दो, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम किस पर चिपकी हुई है, इटसेल्फ हार्ट पर, और उसके बाहर की तरफ कौन सी पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम। अगेन ये दोनों लेयर भी ओरिजिन में कैसी है, मीजोडर्मल। वही बेस तो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और ये जो बीच में स्पेस आ रहा है इसकी तरफ ये कौन सी एपिथेलियम लाइंड होगी, इस तरफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इधर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, और इधर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी। तो जो बीच में अब ये स्पेस बच गया, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि ये दोनों तरफ जो पेस्ट्रल और पेराइटल पेरिकार्डियम से बना हुआ है, दोनों मीजोडर्मल ओरिजिन की हैं, इसलिए ये पेरिकार्डियल कैविटी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू सीलोम को। तो हमारी बॉडी में अब तक टोटल कितने एग्जाम्पल मिल गए ट्रू सीलोम के, हमारी बॉडी में अब तक टोटल एग्जाम्पल हो गए तीन। एब्डोमेन के अंदर थी पेरिटोनियल कैविटी बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम बॉडी की वॉल पर चिपकी हुई थी, और विसरल पेरिटोनियम विसरल ऑर्गन्स पे चिपकी हुई थी, और दोनों के बीच का स्पेस जो पेरिटोनियल कैविटी था वो ट्रू सीलोम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे लंग्स के चारों तरफ दो लेयर्स थी, एक तो विसरल प्लूरा, दूसरी पेराइटल प्लूरा, दोनों के बीच में गैप था, उस गैप को हमने क्या बोला, प्लूरल कैविटी। और अब दोनों प्लूरा मीजोडर्मल ओरिजिन की थी, इसलिए प्लूरल कैविटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू सीलोम को। इसी तरह से हार्ट के चारों तरफ भी दो लेयर है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, दोनों ओरिजिन में मीजोडर्मल है, इसलिए दोनों के बीच में पाए जाने वाली पेरिकार्डियल कैविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू सीलोम। तो तीन एग्जांपल हो गए ट्रीसोलम। और देखो ये जितनी भी लेयर मिली ना आपको, चाहे वो पेरिटोनियम हो, चाहे प्लूरल मेम्ब्रेन्स हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, चाहे वो पेराइटल हो, चाहे विसरल हो, ये सब कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, इनका बेस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और इनके बीच में जो कैविटी है दैट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और उसी एपिथेलियम को क्या नाम दे देते हैं, मीजोथेलियम। अरे बोलो, तो मीजोथेलियम क्या लिख रहे हैं हम, कवरिंग ऑफ सीलोम। भाई ये जो कैविटी है ये क्या है, सीलोम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों तरफ से किससे कवर्ड है, बोलो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। और इसी एपिथेलियम को क्या नाम दे दिया हमने, मीजोथेलियम। कैसी अपीयरेंस है इसकी, टेस्लेटेड। बात समझ में आई। फिर देखो ये मीजोथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगी, ये विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम पे मिलेगी, विसरल एंड पेराइटल प्लूरा पे मिलेगी, और विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम पर मिलेगी। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे पेरिटोनियम हो, चाहे प्लूरा हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, बेस तो किससे बना हुआ होगा, इनका कनेक्टिव टिश्यू से, और कैविटी जो होगी इन दोनों के बीच में दैट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।
समझ गए बात को? यहाँ पे कौन सी एपिथीलियम है? इस विसरल पेरिकार्डियम पर सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। इसी तरह से पेराइटल पेरिकार्डियम पर भी कौन सी एपिथीलियम है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। तो बीच में गैप क्या बन गया? ये पेरिकार्डियल कैविटी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रू सीलोम को। तो ये सीलोम किससे लाइंड हो गई? इन एपिथीलियम से। और इसी एपिथीलियम को नाम क्या दे दिया? मीजोथीलियम। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर ये बात? जल्दी से बता दे भाई। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बहुत बढ़िया देख रहे हैं। समझते जाओ आगे बात को। अनदर एग्जाम्पल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही चल रही है अभी। अब अगला एग्जाम्पल आता है एंडोथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ये भी वेवी अपीयरेंस की है, इसको भी टेस्लेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। तो क्या भाई? एंडोथेलियम। अब इसको भी समझो, पीछे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, देखो कितना शानदार। ये देखो, ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है। ये ब्लड वेसल होगी ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो ब्लड वेसल की वॉल किससे बनी हुई है? देखो, अगर हम ब्लड वेसल की वॉल का क्रॉस सेक्शन लें, आर्टरी का या वेन का, ठीक है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है। फिर इसके अंदर की तरफ मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल लेयर से बनी हुई होती है। किससे? स्मूथ मसल लेयर, और साथ ही साथ कुछ इलास्टिन फाइबर्स, जिससे इस ब्लड वेसल की वॉल में क्या होती है? इलास्टिसिटी। और जो इसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, ये क्रॉस सेक्शन लिया है भाई हमने ब्लड वेसल्स का, ट्यूब का क्या ले लिया? क्रॉस सेक्शन। तो जो सबसे इनरमोस्ट लेयर हमें दिखाई देगी यहां, ये होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसी को बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। और ये बीच में क्या बन गई? ल्यूमन। इसी में ब्लड बहता है। ये जो ल्यूमन है, इसी के अंदर क्या होता है? ब्लड बहता है। तो ब्लड वेसल की वॉल में टोटल कितनी लेयर्स होती है? 3। सबसे आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। बीच में होती है एक स्मूथ मसल की थिक लेयर, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जिसमें स्मूथ मसल्स के साथ साथ इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी होती है। फिर सबसे अंदर की तरफ होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम किसकी एपिथेलियम है? ब्लड वेसल्स की। यानी ब्लड वेसल्स की इनरमोस्ट लाइनिंग क्या है? एंडोथेलियम। अब ये जो ल्यूमन है, तो दिस ल्यूमन इज लाइंड बाय एंडोथेलियम। इस ल्यूमन के अंदर कौन बहेगा? कौन फ्लो कर रहा है? ब्लड। तो ये होती है ब्लड वेसल। अब एक और बात याद रखना, जो आर्टरी और वेन्स हैं, या उनकी जो ब्रांचेस हैं, आर्ट्रियोल्स या वेन्योल्स, उनकी वॉल में तो ये 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। कैपिलरी की वॉल में जो आउटर 2 लेयर हैं, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस लेयर, ये दोनों लेयर जो हैं, ये कैपिलरी की वॉल में नहीं होती। इसका मतलब कैपिलरी की वॉल केवल किससे बनी हुई होती है? कैपिलरी की वॉल बनी हुई होती है केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी एंडोथेलियम से। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी, आर्टरी की ब्रांचेस आर्टेरियोल, इसी तरह से वेन्स, वेन्स की ब्रांचेस वेन्योल्स। इनमें तो 3-3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। लेकिन जो कैपिलरी की वॉल है, उसकी वॉल में आउटर 2 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स? ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होती है। केवल उसकी वॉल में एक ही लेयर होती है, दैट इज एंडोथेलियम। तो यहां पर एंडोथेलियम क्या है? सबसे इनरमोस्ट लेयर, ब्लड वेसल की सबसे इनरमोस्ट लेयर। और कैपिलरी में क्या है? जो सबसे छोटी ब्लड वेसल है, इसमें वन एंड ओनली एक ही लेयर है, दैट इज एंडोथेलियम। बाकी 2 लेयर इसके अंदर एब्सेंट है। बात समझ में आई? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? बोलो, ब्लड वेसल का। तो अब तक क्या क्या एग्जांपल याद रखने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के? एक तो किडनी में जो हम नेफ्रॉन्स पढ़ते हैं, जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उस नेफ्रॉन में सबसे ऊपर वाला या आगे वाला या इंटीरियर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? बोमन्स कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है पोडोसाइट सेल्स, जो फ्लैट सेल्स हैं। और इससे कौन सी एपिथेलियम बनती है? यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, किसका भाई? नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आया था लंग्स की एल्वियोलाई का। ये देख लो, जो हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, जिनमें एयर जाके फिल्ड अप होती है, वो अंदर से किससे लाइंड होते हैं? न्यूमोसाइट सेल से। ये भी फ्लैट सेल्स हैं। तो ये भी कैसी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस। फिर आती है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो है वो कहाँ मिल रही है आपको?
मीजोथीलियम पेरिटोनियम में, प्लूरा में और पेरिकार्डियम में मिलेगी। पेरिटोनियम कहाँ मिलती है? विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ। प्लूरा कहाँ मिलती है? लंग्स के चारों तरफ। और पेरिकार्डियम कहाँ मिलती है? हार्ट के चारों तरफ। बात समझ में आई? तो जो बाहर वाली पेरिटोनियम होगी, जो बॉडी वॉल पे चिपकी हुई है, वो तो है पेराइटल, और जो इटसेल्फ विसरल ऑर्गन पे चिपकी हुई है वो है विसरल पेरिटोनियम। ऐसे प्लूरा जो थोरेसिक वॉल पे चिपकी हुई है वो तो है पेराइटल प्लूरा, और जो लंग्स पे चिपकी हुई है वो है विसरल प्लूरा। इसी तरह से पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम जो अंदर हार्ट पे चिपकी हुई है वो है विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम। और ये जितने भी, चाहे पेरिटोनियम हो, चाहे प्लूरा हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, ये ओरिजिन में मीजोडर्मल हैं। और दो मीजोडर्मल लेयर के बीच का स्पेस किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रू सीलोम को। इसका मतलब चाहे पेरिटोनियल कैविटी हो, चाहे प्लूरल कैविटी हो, चाहे पेरिकार्डियल कैविटी हो, तीनों की तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ट्रू सीलोम को। तो देखो, बातें तो क्या है, एग्जाम्पल तो यहाँ पर रटने हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं इसलिए दे रहा हूं सभी एग्जांपल्स का, ताकि जब हम अगले चैप्टर्स में बढ़ें, सपोज अब हम लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में लंग्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब मैं वहां से आपको रिलेट कराऊंगा, इतना तो मुझे बता दोगे, डिटेल तो मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पर, लेकिन जैसे मैं ये चीज पूछूंगा कि चलो बताओ लंग्स के चारों तरफ कौन कौन सी कवरिंग मिलती है, तो बता देना उस दिन सर विस्ट्रल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। बता देना उसकी कैसी एपिथेलियम होती है प्लूरल मेम्ब्रेन्स की, बता देना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर मैं पूछूंगा कि लंग्स के टिश्यूज के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, तो मैं पूछूंगा कि बताओ एल्वियोलाई की एपिथेलियम कैसी होती है, तो वो भी बता देना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जब मैं किडनी पढ़ाऊंगा, किडनी में डिटेल में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये ऊपर यू शेप वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का क्या है? बोमन्स कैप्सूल। इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। ये भी कैसी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस। जब मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ब्लड वेसल की जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है वो क्या होती है? एंडोथीलियम। जो कैसी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस। ऐसे में पूछूंगा हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, जो हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चैम्बर्स। ये जैसे चैम्बर बना दिया अपन ने यहाँ पर हार्ट के, ये लो चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल बोलते हैं। ये अंदर से किससे लाइंड होते हैं? ये भी अंदर से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ही लाइंड होते हैं, इसे भी एंडोथीलियम ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो बाहर जो पेरिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम भी किससे लाइंड है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और अंदर से जो हार्ट के चैम्बर हैं, ये भी किससे लाइंड है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हार्ट के अंदर ब्लड आ गया, हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, तो जो ब्लड हार्ट के अंदर आया वो डायरेक्टली कौन सी लेयर के कांटेक्ट में है? तो आप बोल देना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के कांटेक्ट में। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो ड्यूरिंग हार्ट बीटिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है, क्योंकि हार्ट बार बार ऐसे क्या करता है? कॉन्ट्रेक्शन करता रहता है। तो ये जो दोनों इन पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये फ्लूइड किसके कांटेक्ट में है? दोनों तरफ से किससे किसके कांटेक्ट में आ रहा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है? प्लूरा, और दोनों किससे लाइंड है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और फिर इनको जब आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, उनके अंदर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो जितनी बातें यहाँ सीखी हैं वहां पर अप्लाई कर देना, फिर आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा उन चैप्टर्स में। अब क्या है ना, ये जो चैप्टर है ना एनिमल टिश्यू, बच्चों एक बात समझना, अब इसमें देखो हर चैप्टर की बात आ रही है, एब्डोमन की भी बात आ गई, लंग्स की भी बात आ गई, हार्ट की भी बात आ गई, ब्लड वेसल्स की भी बात आ गई, क्या बोलते हैं एल्वियोलाई की भी बात आ गई, किडनी की यानी बोमन्स कैप्सूल की भी बात आ गई। तो इसका मतलब क्या, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? टिश्यूज से। टिश्यूज से ही तो ऑर्गन बनते हैं। तो जब हम टिश्यूज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो वो एग्जाम्पल हर चैप्टर से आएंगे, इस चैप्टर से भी आएंगे, उससे भी, चारों तरफ से आएंगे। तो अभी क्या करो, उनका जितना थोड़ा थोड़ा जो ओरिएंटेशन करवा रहा हूँ वो करते चलो, उनके नाम याद करते चलो, कि हाँ भाई वहां पर सर ने एग्जाम्पल ये दिया था, वहां ये दिया था, वहां ये दिया था, और जब फिर पढ़े हो वो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, तब इनको रिलेट कर लेना। जब मैं सपोज किडनी की स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो यहां से रिलेट कर लेना। बात समझ में आई? बढ़ जाए आगे। तो चलो एक एक दो दो एग्जांपल सबके आ रहे हैं, याद करते चलो। अब आ जाओ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको बता ही दिया था कि भाई ये क्या है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होती है एपिथेलियम, और क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम है तो एक सिंगल लेयर ही होगी, सारी सेल्स देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रही है। लेकिन सेल का शेप कैसा है? क्यूब लाइक। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, नीचे क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू,
इसमें कोई डायग्राम, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई हुई है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखो ये क्यूब लाइक सेल्स कैसे यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। तो ऐसी एपिथेलियम को क्या बोल देंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलें आगे, आ जाओ भाई। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। दिस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड germinal epithelium because in gonads, testis and ovary, cuboidal cells divide to form egg and sperms. तो जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं, मेल गोनेड क्या है? टेस्टिस। फीमेल गोनेड क्या है? ओवरी। वहां पर पाई जाती हैं क्या? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और वो क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, क्योंकि उनके सेल डिवीजन से क्या फॉर्म होते हैं? एग और स्पर्म्स। बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल वो हो गया। जनरली जो फंक्शन होता है, जनरली ये हर जगह अप्लाई हो जरूरी नहीं है, जनरली क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो फंक्शन आता है वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में आता है। हालांकि जो गोनेड्स की क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी वो ऐसा कोई फंक्शन नहीं कर रही है। गोनेड्स की क्यूबॉइडल एपिथेलियम का तो काम क्या था? डिवाइड होकर गैमीट्स बनाना। क्या बनाना? डिवाइड होकर गैमीट्स। तो वहां फंक्शन अलग है। लेकिन इन जनरल की बात करते हैं, इन जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पर जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। तो अब देखो कहां कहां पे मिल रही है, और देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जांपल पढ़ो। एक तो मिल रही है वेसाइकल्स, या इसी को बोल दो फॉलिकल्स। फॉलिकल्स भी बोलते हैं इनको, या वेसाइकल्स भी बोलते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंडुलर यूनिट्स होती हैं जिससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, उनको हम बोलते हैं फॉलिकल या वेसाइकल्स। तो वो फॉलिकल या वेसाइकल्स किससे लाइंड होते हैं? वो लाइंड होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। इसी तरह से पेनक्रियाज के ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन यूनिट भी है और एंडोक्राइन यूनिट भी है। तो जो पेनक्रियाज की एक्सोक्राइन यूनिट है वो कहलाते हैं एसिनी, जिनसे रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियाज की एसिनी क्या है भाई? किसका एग्जाम्पल है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो भाई, अब आ जाओ स्वेट ग्लैंड। हमारी जो स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाती है, स्किन में होती है, वो भी अंदर से किससे लाइंड होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी तरह से आइरिस, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आईज के अंदर होती है स्ट्रक्चर, आइरिस, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, डिटेल में पढ़ाएंगे आईज में। तो इसकी भी एपिथेलियम कैसी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। इसी तरह से नेफ्रॉन, अभी बताया था आपको किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या थी? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में देखो एक तो क्या पार्ट पढ़ा था हमने? ये पार्ट जो ऊपर यू शेप पार्ट था, ये तो था ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल। ये यू शेप पार्ट बोमन्स कैप्सूल, और इसी के अंदर कैपिलरी का टफ्ट बनता है। बात समझ में आई? जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सीधी सी बात, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहला रहा है? ये किससे लाइन थी? पोडोसाइट्स। लेकिन ये तो था बोमन्स कैप्सूल, ये तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर थी। अब इसी बोमन्स कैप्सूल से नीचे एक ट्यूब लाइक पार्ट कंटिन्यू होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मैक्सिमम साइट पर कैसी एपिथेलियम होती है? क्यूबॉइडल। तो देखो अब नेफ्रॉन्स के भी अलग अलग पार्ट होंगे। ये तो हो गया बोमन्स कैप्सूल। फिर नीचे इसमें जो ट्यूबुलर पार्ट आएगा उसमें भी बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, सीडी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी अलग अलग पार्ट आएंगे, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। फिर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट्स। तो सारे मैं नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में आगे डिटेल में पढ़ूंगा। तो अभी फिलहाल आपको याद इतना रख लेना है कि जो यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल था नेफ्रॉन का, उसमें तो पोडोसाइट सेल्स थी, और वो पोडोसाइट सेल्स जो है कैसी एपिथेलियम बना रही थी? सिंपल स्क्वामस। और नीचे की तरफ जो ये ट्यूबुलर पार्ट था, ट्यूबुलर पार्ट में मोस्ट ऑफ द साइट पर कैसी एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बात समझ में आई? ये नीचे वाला जो पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट, इसमें मोस्ट ऑफ द साइट पर कैसी एपिथेलियम मिलेगी? आपको मिलेगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चले, तो इतने से एग्जाम्पल याद रख लो, अभी केवल एग्जाम्पल नाम नाम याद रखने, और आपके सिलेबस में इन सब की डिटेल आएगी आगे। बस जब डिटेल आएगी, डिटेल पढ़ना, उस टाइम मेरे को बता देना कि सर आपने ये एग्जाम्पल याद कराया था। चले, अब कुछ मॉडिफिकेशन भी मिलेंगे आपको, जैसे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन। पहला मॉडिफिकेशन है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रश बॉर्डर? मैंने आपको पहले समझाया था कि जिस एपिथेलियल सेल्स के फ्री एंड पर माइक्रोविलाई मिलेंगे, क्या मिलेंगे? माइक्रोविलाई। ऐसे एपिथेलियम को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर।
और अब वो सेल्स क्यूबॉइडल है तो पूरा नाम क्या हो गया, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रश बॉर्डर, ये भी मैंने आपको समझाया था। ब्रश बॉर्डर का काम होता है एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो देखो, when microvilli are present on the free end of cuboidal cells, then it is called as brush border cuboidal epithelium and it is found in PCT of nephron। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल से नीचे नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया, ट्यूबुलर पार्ट। और यहाँ पर जो पहला पार्ट आएगा उसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन उसके फ्री एंड पर क्या निकले हुए होंगे, माइक्रोविलाई। इसलिए इस पीसीटी पार्ट की जो एपिथेलियम है वो क्या कहलाएगी, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो एक एग्जांपल याद हो गया कि मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एग्जांपल हो गया पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अब ये डिटेल में क्या है आगे पढ़ेंगे किडनी वाले चैप्टर में, अभी एग्जांपल याद करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पर मेन बात पता है क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम एग्जाम्पल तो आगे भी आते रहेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे बार बार आएंगे ये एग्जाम्पल, लेकिन हमें पहले एपिथेलियम को समझना है। वो मेन काम है कि एपिथेलियम का मतलब क्या है। किसी सरफेस पर पाई जाने वाली टिश्यू, चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस हो चाहे इंटरनल सरफेस हो, ठीक है। दूसरा, ये किसी दूसरी टिश्यू पर ग्रोथ करती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रोथ करती है। और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में भी क्या मिलती है, एक थिन एसेल्यूलर लेयर जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एपिथेलियल सेल सिंगल लेयर की फॉर्म में अरेंज है तो सिंपल एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। अब अगर सिंपल एपिथेलियम में सेल्स का शेप फ्लैट है तो दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूब लाइक शेप है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम लाइक शेप है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर देखना है उन सेल्स की फ्री एंड पे क्या क्या मॉडिफिकेशन है। जैसे अगर किसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की फ्री एंड पे मार्जिन पर क्या मिले हमें, ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई, तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी तरह से अगर किसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फ्री एंड पर आपको सीलिया मिलेंगे तो ऐसी एपिथेलियम को क्या बोल देंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो लिखा हुआ भी है, when cilia present on free end of the cuboidal cells then it is called as ciliated cuboidal epithelium। it is found in neck of the nephron and इन कलेक्टिंग डक्ट्स। अब याद रखना ये नेफ्रॉन के पार्ट है, तो कहां का मिल रही है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेक ऑफ नेफ्रॉन, और साथ ही साथ जो लास्ट पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मैंने बताया था ना नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या, एक तो बता दिया बोमन्स कैप्सूल, फिर उसके नीचे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ एनले, फिर डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लास्ट में सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट्स। तो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं और साथ ही साथ जो नेक ऑफ नेफ्रॉन होती है, वहां पर आपको कैसी एपिथेलियम मिल रही है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये एग्जांपल याद रख लेना, सिंपल है, सिंपल एपिथेलियम है ना भाई, तो सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक सेल है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और अगर उन क्यूबॉइडल सेल्स की मार्जिन्स पर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जिसके दो एग्जांपल याद रख लेना, नेफ्रॉन की नेक में और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट्स में। फिर इसी तरह से आ जाती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लंबी लंबी सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखो लिखा हुआ है सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप, लंबी लंबी टॉल एंड स्लेंडर, लंबी पतली पतली लंबी सेल्स हैं। इलोंगेटेड न्यूक्लियस, अब सेल्स लंबी होंगी तो इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी इलोंगेटेड होंगे, शेप में कैसे होंगे, इलोंगेटेड। और कहां प्रेजेंट होता है जनरली ये न्यूक्लियस, इन सेल्स के बेस पर। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और जनरली इन एपिथेलियम का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जिसका एग्जांपल एक तो है बाइल डक्ट और लिवर, बात समझ में आई, बाइल डक्ट और लिवर। लेकिन ये सिंपल सेल्स हैं, अभी तक इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं बताएं। अब आएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये मॉडिफिकेशन क्या है ध्यान से सुनना। पहली बात तो सिंपल कॉलमनर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लंबी लंबी सेल्स की एक सिंगल लेयर है, इस तरह से लंबी लंबी सेल्स की क्या है, एक सिंगल लेयर, ठीक है। दूसरी बात, अगर इन लंबी लंबी सेल्स के फ्री एंड पर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, मान लो माइक्रोविलाई हैं, तो फिर ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम को क्या बोल देंगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और इस तरह की ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कहां मिलेगी, गॉल ब्लैडर में। कहां पर, गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर लिवर के साथ एसोसिएटेड है, तो जब मैं आपको लिवर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं लिवर के डायग्राम के साथ आपको गॉल ब्लैडर भी बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल याद रखो कि लिवर के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है दैट इज गॉल ब्लैडर, उसकी एपिथेलियम कैसी है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है।
इसी तरीके से दूसरी एपिथेलियम है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, यानी यहाँ पर कॉलमनर सेल्स हैं, उसके फ्री एंड पर मार्जिन पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन इटसेल्फ वो कॉलमनर सेल सिक्रीटरी नेचर की है, यानी वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ऐसी एपिथेलियम को फिर क्या बोल देते हैं? ग्लैंडुलर। शेप में कैसी सेल्स है? कॉलमनर, इसलिए ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। और इस तरह की एपिथेलियम आपको कहां मिलेगी? याद रख लेना, स्टमक में, कोलन में, रेक्टम में और यूटेरस में। स्टमक, कोलन और रेक्टम, ये तो सब तो जीआई ट्रैक्ट के पार्ट हैं, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। और साथ ही साथ एक एग्जांपल याद रख लेना, यूटेरस। चलो अब एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूं यहाँ पर। मेरे को एक चीज यहाँ पर आप लोग समझाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन सुनो फिर टाइप करना, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन सुनो, अभी कोई नहीं लिखेगा कुछ भी भाई। यहाँ पर देखो, जब हमने यहाँ पर ये बात नोट भी करनी पड़ेगी, पहले समझ लो फिर अपने कॉपी में स्पेशल नोट डाल के लिखना है इसको। देखो जब हमने यहाँ पर सीलिया पढ़े थे, ये सीलिया का एग्जाम्पल लिखा ना, सीलिया, सीलिया के एग्जाम्पल में यहाँ पर यूटेरस वर्ड आया था। इसका मतलब हम क्या समझे कि यूटेरस की एपिथेलियल सेल्स में सीलिया होते, यही समझ में आया था। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम के, इस पे हमने यूटेरस कहाँ लिखा है? देखो इसमें हमने यूटेरस लिखा है कहाँ? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम में। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में नहीं लिखा, कहां लिखा है? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम में। अब सवाल ये हो गया कि वहां सीलिया के एग्जांपल में तो हमने यूटेरस लिखा था, इसका मतलब यूटेरस के एपिथेलियल सेल्स में सीलिया होने चाहिए। और यहां पर हम यूटेरस को कौन से एग्जांपल में रख रहे हैं? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। हमने यूटेरस के एपिथेलियम को सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में नहीं रखा, तो ये तो डिस्पैरिटी हो गई, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। अब इस कंट्रोवर्सी को कैसे सुधारें? ध्यान से सुनना भाई, यूट्रस की एपिथेलियम कैसे होती है इस बात को समझना। यूट्रस की एपिथेलियम को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो इस तरह से मैंने यूट्रस की एपिथेलियम ले ली, सरफेस देख रहा हूं मैं यूट्रस की, अंदर की सरफेस, तो ये मुझे एपिथेलियम नजर आ रही है। तो मैं क्या देख रहा हूं? यूट्रस की एपिथेलियम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, जिनपे सीलिया नहीं है, और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स। मतलब यहां पर सीलिया नहीं है, यानी कैसी सेल्स हैं? नॉन सीलिएटेड कॉलमनर, और साथ ही साथ यहाँ बीच बीच में ग्लैंड्स हैं, जो उसी कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से बनी है। तो इस हिसाब से तो आपका ये वाला आंसर सही हो गया क्या, कि इट इज ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, यूटेरस। फिर सीलिया में क्यों एग्जांपल आया था यूटेरस का? इसलिए आया था कि यहां पर बीच बीच में कुछ सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स ऐसे गुच्छे की तरह प्रेजेंट रहती है, यानी यहां पर सीलिएटेड सेल्स के बीच बीच में क्या बने हुए होते हैं? पैचेस। यानी ओवरऑल तो कैसी सेल्स हैं यूटेरस की एपिथेलियम की? नॉन सीलिएटेड, लेकिन बीच बीच में क्या है? सीलिएटेड सेल्स के पैचेस, यानी गुच्छे की फॉर्म में कुछ कुछ जगह सीलिएटेड सेल्स पड़ी हुई होती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल एपिथेलियम कुछ सेल्स के बेस पे नाम दिया जाएगा, या सभी मैक्सिमम सेल्स के बेस पे नाम दिया जाएगा? मैक्सिमम सेल्स। मैक्सिमम सेल्स कैसी है? नॉन सीलिएटेड। तो इसलिए यहां पर इस एपिथेलियम को नाम क्या दे दिया? यहां पर सिंपली ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब हम यूट्रस के एपिथेलियम को पूरा कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। इट इज ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम in which non-ciliated columnar cells are present, but in between these cells some ciliated cells are present in form of patches। बीच बीच में इन नॉन सीलिएटेड सेल्स के बीच में जगह जगह आपको सीलिएटेड सेल्स के कुछ गुच्छे, कुछ पैचेस दिखाई दे सकते हैं। तो बेसिकली एपिथेलियम कैसी है? नॉन सीलिएटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी हैं? नॉन सीलिएटेड, और साथ ही साथ ग्लैंडुलर नेचर की है, इसलिए एपिथेलियम हो गई ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन फिर सीलिया में हमने यूट्रस एग्जांपल क्यों लिखा था? क्योंकि यूट्रस के एपिथेलियम में बीच बीच में कुछ जगह पर सीलिएटेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती हैं, बीच बीच में फैली हुई होती हैं। तो फिर से ध्यान से सुन लेना, यूटेरस की एपिथेलियम को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि इट इज ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम which are glandular in nature, and mostly these cells are non-ciliated, but in between these non-ciliated cells some ciliated cells are present in form of patches।
तो इसको लिख लेना पॉइंट को, यूट्रस के एपिथेलियम के बारे में लिख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल मतलब क्या लिखना है, यूट्रस के एपिथेलियम पूछ ले तो क्या बताना है, ओवरऑल ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। और कोई अगर ये पूछ ले कि यूट्रस की सेल्स में सीलिया होते हैं, तो बोल देना हाँ कुछ सेल्स में होते हैं, कुछ सेल्स बीच बीच में पड़ी हुई होती हैं पैचेस के फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, तो उनमें सीलिया होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी होती है, नॉन सीलिएटेड। इसलिए एपिथेलियम मोस्ट ऑफ द सेल्स के बेसिस पे नाम दिया जाएगा या कुछ सेल्स के बेसिस पे, ऑब्वियस सी बात है मोस्ट ऑफ द सेल्स। वो कैसी है, नॉन सीलिएटेड ग्लैंडुलर, तो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम विद सम सीलिएटेड पैचेस। चले, बेटा पेराइटल पेरिकार्डियम किस पर अटैच्ड होती है, आसपास की टिश्यूज पर, लाइक प्लूरा पर अटैच हो सकती है अंदर। देखो पेराइटल प्लूरा कैसे, देखो ये कौन थे, लंग्स, और लंग्स के बीच में यहाँ कौन रखा रहता है, हार्ट। तो जो विसरल पेरिकार्डियम है बेटा वो तो हार्ट पे अटैच्ड है, और जो उसके चारों तरफ पेराइटल पेरिकार्डियम थी, तो वो अंदर की तरफ जो लंग्स की प्लूरा है उस पे अटैच हो जाएगी, और आगे की तरफ स्टर्नम पे अटैच हो जाएगी। चलो ये एग्जांपल कंप्लीट करो, फिर कुछ बातें करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। ज्यादा कुछ बचा नहीं है एपिथेलियम के अंदर, बस अब एग्जांपल ही एग्जांपल याद करना है। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है भाई, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका है नहीं। फिजियोलॉजी वाला चैप्टर तो है नहीं कि यहाँ पर फिजियोलॉजी चल रही है स्टेप बाय स्टेप, पहले ये हुआ, फिर यहाँ से ये ब्लड यहाँ गया, फिर यहाँ गया, हार्ट ने इसको पंप कर दिया, इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, सक्शन प्रेशर, फलाना प्रेशर, डिमका, वो बहुत सारी चीजें आती है फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी का तो मतलब ही क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस चलती है स्टेप बाय स्टेप, ये हार्मोन यहाँ से आया, फिर इस हार्मोन ने यहाँ जाके एक्ट किया, उसकी वजह से ये आउटकम आया, इस हार्मोन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ये सब फिजियोलॉजी में आती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, एनिमल टिश्यू और एनिमल किंगडम। इसके अंदर क्या होता है, केवल याद करना है, थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई इन चीजों का मतलब क्या है, टिश्यू क्या है, कितने टाइप की टिश्यू है, बॉडी में कैसे कैसे टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कितने टाइप की टिश्यूज होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को, ये चैप्टर ही ऐसा है। इस चैप्टर में हम ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा बोरियत भरा चैप्टर तो है ही लगता है। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। इंटरेस्ट अगर चाहो तो, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि चैप्टर में हो, इंटरेस्ट ये तो देखो आपको नई नई चीजें जानने का मौका मिल रहा है, उसी से इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा हमारी बॉडी में ये भी है, हमारी बॉडी में ये भी है, उसी से इंटरेस्ट आ जाता है। पर फिर भी इन कंपैरिजन टू फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं उन कंपैरिजन टू तो बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा मोनोटोनस सा चैप्टर है। याद करना ही है अभी, ये एपिथेलियम है, ये एग्जाम्पल है, याद करना ही है, छोटे छोटे से बच्चे। अब क्या करें, पहले ये चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है भाई, बिना इस चैप्टर को पढ़े हुए, टिश्यूज का बिना आइडिया लिए हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी सपोज मैं लंग्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता, ब्रीदिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देता, और ब्रीदिंग में आते ही बोलता देखो ये चारों तरफ प्लूरा है, इसकी ये वाली एपिथेलियम है, ये वाली टिश्यू है, अंदर ये वाली टिश्यू है। अब आप बैठ रहे थे, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू क्या, टिश्यू, टिश्यू टिश्यू हो जाता है फिर। तो इसलिए पहले पढ़ना भी जरूरी है, बॉडी के स्ट्रक्चर तो जानो है क्या। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे से बच्चे, बेटा आ रही है अभी गोबलेट सेल भी आ रही है, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे धीरे धीरे। अरे ये पोल पोल क्या लिखते रहते हो, पोल डांस करना है क्या, पोल, अबे क्वेश्चन तो आने, क्वेश्चन तो आया नहीं, क्वेश्चन ही बिना पोल किस चीज का कराएं। पोल 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 छोड़, छोड़ो, जो पोल का बहुत शौक लग रहा है। बस अब अगली इस क्लास में एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाएगी, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस। पूरी तो हो जाने दो एपिथेलियल टिश्यू को, फिर लेके आऊंगा 8-10 क्वेश्चंस, फिर करना पोल खूब, उसके अंदर जवाब करना, फिर देखते हैं आपने कितना सीखा एपिथेलियल टिश्यू को। अरे समझे कि नहीं बात को, एपिथेलियल टिश्यू को कितना सीखा आपने, ये कल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल तो कल की अगली जो भी क्लास आए ना, उस क्लास के अंदर जितना भी मैंने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया है, सारे एग्जाम्पल रट लेना बैठ के, क्योंकि अगली क्लास में लेके आऊंगा क्वेश्चंस। पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा 8-10, फिर स्टार्ट करूंगा कनेक्टिव टिश्यू। चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका होता है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। अब एक तो ग्लैंडुलर है, यानी ये वो सी कॉलमनर सेल्स हैं जिनमें सिक्रीटरी नेचर है, तो ग्लैंडुलर है। और साथ ही साथ इन सिक्रीटरी कॉलमनर सेल्स की फ्री एंड पर मार्जिन पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। इस वजह से इसका पूरा नाम क्या बन गया, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और इसका एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सी, ड्यूडेनम, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सही कर लेना, ड्यूडेनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ड्यूडेनम और इलियम। या इसको कई जगह आइलियम भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में क्या बोल देते हैं, आइलियम। तो कंफ्यूज मत हो ना, इलियम आइलियम एक ही बात है। तो ड्यूडेनम एंड आइलियम। तो ये कैसी एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर का काम तो क्या हो गया, सिक्रीशन, और ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई है, इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाना। तो इसका मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन में मदद करने के लिए क्या रिलीज करती है, सिक्रीशन, जिसमें होता है एंजाइम्स। तो वो तो ग्लैंडुलर काम हो गया। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी करना होता है, तो उसके लिए फिर ब्रश बॉर्डर हो गया, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो दोनों ही काम है ना इंटेस्टाइन की, जो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, डाइजेशन के लिए इसे एंजाइम सिक्रीट करने पड़ेंगे, और फिर जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ग्लैंडुलर फंक्शन भी हो गया, और ब्रश बॉर्डर की वजह से सरफेस एरिया भी बढ़ गया। दोनों बातें हो गई। तो कहाँ मिलती है इस तरह की एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम और आइलियम। ठीक है। अब आती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्या आती है भाई, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। वही सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंपली कॉलमनर सेल्स की एक सिंगल लेयर, और उसके फ्री एंड पर मार्जिन पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखो व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कॉलमनर सेल्स, कहां पे प्रेजेंट है, फ्री एंड ऑफ कॉलमनर सेल्स पर सीलिया प्रेजेंट है, तो बहुत बढ़िया नाम बन गया, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इसका एग्जांपल क्या है, फैलोपियन ट्यूब एंड एपेंडाइमल एपिथेलियम ऑफ ब्रेन्स वेंट्रिकल्स। अब ध्यान से सुनना, फैलोपियन ट्यूब तो अब थोड़ा नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी जब आगे पढ़ोगे ना बेटा बायोलॉजी को, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना जबरदस्त रिलेशन बैठता है। जब आप हार्ट पढ़ोगे, हार्ट का रेगुलेशन पढ़ोगे तो ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, हॉर्मोन्स पढ़ोगे, तो अगेन वो ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। किडनी पढ़ोगे, किडनी के अंदर रेगुलेशन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट एंड मिनरल रेगुलेशन, तो वो सारा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट हो जाएगा। यानी आगे तो ये चैप्टर ऐसे हो जाते हैं, लाइव चलते हैं। देखो ये हुआ, गर्मी लगी, गर्मी लगने से पसीना आया, पसीना आने से बॉडी से वाटर का लॉस हो गया, वाटर का लॉस होने से क्या हुआ कि हमारा जो ईसीएफ है उसमें से पानी की कमी हो गई, तो ईसीएफ का वॉल्यूम कम हो गया, यानी हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ब्लड ऐसा हो गया हाइपर ऑस्मोलर। इसका इंपैक्ट आएगा कहां पर, हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर पर, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो जाएगा, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा फ्रॉम किडनी। इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, जेजी अपरेटस, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जिससे रिलीज हो जाएगा रेनिन। फिर वो रेनिन एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, फिर एंजियोटेंसिन 2, फिर उससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट, और साथ ही साथ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ वाटर भी बढ़ जाएगा। ऐसे पिक्चर चलती है। ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि आपको समझ में आए कि आगे ऐसे कैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं। वो पिक्चर क्लियर करो, आगे तो ऐसे चलेगा, मूवी चल रही है, पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये लास्ट सीन, पिक्चर खत्म। वो तो पिक्चर मूवी चलेगी वो तो। बायोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए इंटरेस्टिंग है खासकर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है, चल कैसे रही है, कैसे रेगुलेशन हो रहा है सभी चीजों का। तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिजियोलॉजी, इससे इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर क्या पिक्चर नहीं चल रही कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, फिर ये कॉन्सिक्वेंस, ये नहीं चल रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या चल रहा है, टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कितने टाइप की है, फिर उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये पिक्चर नहीं है, ये तो नाम याद करें। ये तो क्या होता है जब मूवी खत्म होती है ना, तो मूवी खत्म होने के बाद में वो नाम आते हैं ना, कि ये हीरो था, ये डायरेक्टर था, ये म्यूजिक डायरेक्टर था, ये प्रोड्यूसर था, वो वाला चैप्टर है ये। पिक्चर तो अभी बाकी है पूरी। तो पर वो पिक्चर तभी समझ में आएगी जब इन चीजों को याद कर लोगे, तभी आगे की कहानी रिलेट होगी, नहीं तो कैसे होगी। जूझना तो पड़ेगा ही। पहले दिमाग को सेंसिटाइज करो, नॉलेज तो डालो इसमें, फिर उसको अप्लाई करेंगे अगले चैप्टर्स में।
छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, क्या है ना 11th में है ना कुछ बच्चे, तो अभी 10th से 11th में, तो बायोलॉजी का रूप ही नहीं समझ पा रहे। समझोगे धीरे धीरे, पेशेंस रखो। एक दिन में हथेली पे सरसों नहीं उगती है क्या, धीरे धीरे। पहले एबीसीडी सिखाई जाती है, फिर 1 2 3 4 सिखाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री सिखा देते हैं कि एलकेजी में। एलकेजी में आया बच्चा, सर सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है सर। अरे पहले एबीसीडी तो सीख ले, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिक्स तो सीख ले, अल्फाबेट सीख ले, नंबर सीख ले, ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। और जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है उस दिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती। चले, आ जाओ भाई, एक एग्जांपल और रेडी हो गया। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल, फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस की ट्यूब्स होती है जिन्हें बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, और इसी जगह पर होता है फर्टिलाइजेशन बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। तो ये फेलोपियन ट्यूब किससे लाइंड होती है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसी तरह से एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये कहां पर मिलती है, हमारा जो ब्रेन है, आपको क्या लगता है सॉलिड है या हॉलो है हमारा ब्रेन, जल्दी बोलो भाई, हमारा ब्रेन सॉलिड है या हॉलो है। खुद के अकॉर्डिंग जवाब मत करना, नहीं तो फिर ब्रेन ही नहीं मिलेगा। कई बच्चे तो कह रहे हैं सर हमारे पास तो ब्रेन ही नहीं है, कैसे बताएं हॉलो है सॉलिड है। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे सही है, हॉलो। हमारा ब्रेन हॉलो है अंदर से, नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, और नर्वस टिश्यू से बने हुए इस ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से कैविटीज हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो कैविटीज है वेंट्रिकल्स, अब क्योंकि वो भी कैविटीज है तो अंदर इनर सरफेस बनी होगी, तो वो जो वेंट्रिकल्स की इनर सरफेस है दैट इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के। ये ई एग्जांपल काट देना बच्चों, ई एग्जांपल काट देना, बिल्कुल इसको काट लेना अपने कॉपी में। जो भी आपको पीडीएफ मिले या इस पे नोट डाल देना है क्या, क्यों ये मैं अभी बता दूंगा आपको। ये पुराने पुराने एग्जाम्पल हुआ करते थे ऐसे, अब मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करने हैं। अब क्या कंसीडर करते हैं इस एपिडाइमिस और वास डेफरेंस की एपिथेलियम को, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं दोबारा जो पीडीएफ डालूंगा फाइनल पीडीएफ, ठीक है, एक फाइनल पीडीएफ डाल दूंगा मैं। जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे, जब एक फाइनल पीडीएफ डाल दूंगा तो जो भी इसमें चेंजेस आए ना अभी लेटेस्ट, वो मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको काट दें, ये नहीं चलेगा। समझ गए, पहले बात बताओ, ये बात सभी बच्चे समझ गए। पहले स्टीरियो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम जनरली बोल दिया जाता था एपिडेमिस और वास डेफरेंस को, ठीक है। लेकिन अब मैं इस एग्जांपल को क्यों कटवा रहा हूं, क्यों अपडेट करा रहा हूं, ये मैं अभी बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल या तो आप नोट कर लें कॉपी में, क्या, एपिडाइमिस और वास डेफरेंस जो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए थे वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जांपल नहीं है। बात समझ में आई, स्टीरियो सीलिएटेड और कुछ भी नहीं, वो अलग एपिथेलियम है जो अभी आगे बताएंगे। और फाइनली मैं क्या करूंगा, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना मेरे साथ, पढ़ रहे हैं ना। फाइनली जब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो इसकी एक बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फाइनली जब आप रिवाइज करेंगे अपने जीवन में इस चैप्टर को, तो फिर आप उसी अपडेटेड पीडीएफ से ही इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत तो अपडेट्स मैंने इसमें कर दिए हैं, बाकी और जो होंगे फाइनल वो आपको डाल दूंगा। चलें आगे, ये बात सबको क्लियर है। तो फिर अब ये एग्जाम्पल कहाँ भेज दिए गए हैं वो भी समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने भेज दिया है यहां पर, अब समझ में आई। अभी मैंने इसलिए नहीं काटा था इसको, क्योंकि क्या होता है, मैंने इस वाले एग्जाम्पल को यहां से क्यों नहीं हटाया था ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जस्टिफाई कर देता हूं, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। मोस्ट ऑफ द जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, सुनना भाई ध्यान से, अलर्ट हो जाना। मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल में आप जो ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है एपिडाइमिस और वास डेफरेंस। और मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल्स में एपिडाइमिस और वास डेफरेंस को कहां लिखा हुआ होता है, स्टीरियो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि गलत है। आई बात समझ में, जो कि क्या है, गलत। अब इसलिए मैंने ये बात अभी यहां से इसलिए नहीं हटाई है ताकि आपको एक कंपैरिजन हो जाए। आपको ये एग्जाम्पल मोस्टली यहीं पर लिखे हुए मिलेंगे,
इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल्स में। लेकिन मैं अब आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको साथ के साथ कंपैरिजन हो जाए। उसके लिए आप एक चीज जानेंगे यहां से, मैं यहां से अब आपको पढ़ा रहा हूं एक नई टाइप की एपिथेलियम, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो मैंने आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के लिए बोला था कि ये एपिथेलियम होने को तो स्ट्रक्चरली कैसी है, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर्स, सेल्स की क्या, सिंगल लेयर। और वो सभी सेल्स डायरेक्टली किस पर टिकी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। आप देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल का भी बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आ रहा है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ये भी सब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है। तो बताना यहाँ पर एक लेयर है सेल्स की या एक से ज्यादा है, एक ही तो लेयर है। तो होने को तो ये एपिथेलियम कैसी है, सिंपल। लेकिन लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर कुछ सेल्स तो लॉन्ग है और कुछ सेल्स स्मॉल हैं, कुछ सेल्स लॉन्ग है, कुछ सेल्स स्मॉल है। तो जब ये सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती हैं तो अलग अलग सेल्स के साइज की वजह से ये हमें मल्टीपल लेयर नजर आती है। क्योंकि देखो जो लॉन्ग सेल्स है उनका न्यूक्लियस ऊपर होगा, जो शॉर्ट सेल है उनका न्यूक्लियस नीचे होगा। लॉन्ग सेल्स का न्यूक्लियस ऊपर होगा, शॉर्ट सेल का न्यूक्लियस नीचे होगा। तो जब ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगी एक्चुअल में, तो इन सेल्स के न्यूक्लियस का लेवल अलग अलग नजर आएगा। और इस वजह से एक ऐसी अपीयरेंस आएगी मानो यहाँ पर दो लेयर्स हैं सेल की, जबकि एक ही लेयर है सेल्स की। तो लेकिन दिखाई कैसी दे रही है, दो लेयर। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली ये सेल्स कैसी हैं, सिंपल एपिथेलियम। क्योंकि सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई हैं, सेल्स की एक सिंगल लेयर है। लेकिन क्योंकि सेल्स का शेप अलग अलग है, इसकी वजह से दोनों के न्यूक्लियस के लेवल में डिफरेंस आ रहा है। इसलिए देखने पर ये लेयर हमें मल्टीपल नजर आएंगी, यानी हमें दो लेयर अलग अलग नजर आएंगी। तो होता ना शूडो, छदम, झूठा, तो ये झूठी एपिथेलियम है। होने को तो ये सिंपल है लेकिन अपीयरेंस देती है कैसी, मल्टीपल लेयर। इसलिए अपीयरेंस ये देती है कैसी, एपिथेलियम जैसी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जैसी, यानी कंपाउंड एपिथेलियम जैसी। इसलिए इस लेयर को हमने नाम दे दिया है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो पढ़ो इसको, देखो, दीज सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप, सो इट इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखो मैक्सिमम सेल्स कैसी आ रही है, लंबी लंबी आ रही है। तो कौन सी एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है, कॉलमनर एपिथेलियम का। इन दिस एपिथेलियम two types of cells are present, long cells and short cells. Nucleus in both cells are present on different level. लंबी सेल्स का न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर होगा और जो शॉर्ट सेल है उनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे होगा। तो दोनों तरह की सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट लेवल पे होगा। सो इट अपीयर्ड bilayered because few cells are too short to reach the top surface, but all cells are present on a single basement membrane, so it is unilayered. तो अब होने को तो ये क्या है, यूनिलेयर्ड ही है, सिंपल एपिथेलियम ही है। लेकिन न्यूक्लियस का लेवल सेल्स का अलग अलग नजर आने की वजह से ये कैसी सीम होती है, कैसी प्रतीत होती है, जैसे ये बाइलेयर्ड हो, यानी एक से ज्यादा लेयर नजर आती है हमें। तो इसलिए होने को सिंपल है लेकिन अपीयरेंस इसकी आती है कंपाउंड एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जैसी। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। याद रखेंगे, झूठी एपिथेलियम। चलो अब इसके एग्जांपल, दो तरह के मॉडिफिकेशन है वो समझ लो। एक मॉडिफिकेशन है इसका सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पहली बात तो सूडो स्ट्रेटिफाइड है, दूसरी बात सीलिएटेड है। इन सेल्स पे अगर क्या निकले हुए हो यहाँ पर, सीलिया, तो सीलिएटेड है। फिर तीसरी बात क्या है, कॉलमनर। तो आपको पहले ही बता दिया था कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन होती है, कॉलमनर सेल्स का। मैक्सिमम सेल्स कैसी होती है यहाँ पर, लॉन्ग, तो फिर कॉलमनर। ग्लैंडुलर क्यों बोला इसको, क्योंकि इन सेल से सिक्रीशन होता है, तो ग्लैंडुलर। तो क्या नाम हो गया इसका पूरा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE। तो लिखा हुआ भी है, इन दिस एपिथेलियम cilia आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ लॉन्ग सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस एपिथेलियम। यानी बीच बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ सिक्रीटरी सेल्स। वो सेल्स भी किसका मॉडिफिकेशन है, कॉलमनर सेल्स का। तो वो गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं यहाँ से, सिक्रीशंस। तभी तो नाम में क्या आ गया, ग्लैंडुलर। तो क्या हो गया भाई खास बात, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, ट्रेकिया, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला पार्ट ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, इवन लैरिंग्स, सम पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस। ये सब किसके एग्जांपल हैं, PSCCGE, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसी
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में एक एग्जांपल आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड तो है ही, साथ ही साथ उनके एंड पर क्या है, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया मूवमेंट नहीं करते, याद रखना, नॉन मोटाइल होते हैं। और कॉलमनर है, सेल्स का साइज, मैक्सिमम सेल्स का साइज कैसा है, कॉलमनर और एपिथेलियम। और इसमें मैंने एग्जांपल डाला है एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। तो अब ध्यान से सुनना, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस किसका एग्जांपल आया है, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस एग्जांपल आया है सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का। और फॉर्मरली इसको देखो कहां रखा हुआ था, इसको रखा हुआ था कहां, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में। जबकि ऐसा है क्या, नहीं, अभी अभी मैंने बताया ये सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम नहीं है, ये क्या है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। तो अब समझ में आ गया, एपिडाइमिस और वास डेफरेंस क्लियर है सभी को। तो मैंने ये इसलिए यहां से नहीं हटाया अभी, ये एज इट इज इसलिए मैंने यहां पर इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी भी मैक्सिमम स्टडी मटेरियल्स में यही एग्जाम्पल चल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए, ताकि अभी कोई आप दूसरा स्टडी मटेरियल कहीं से उठाकर पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी भी मैक्सिमम स्टडी मटेरियल में इसी तरह से लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, स्टीरियोसिलेटेड है एपिडाइमिस एंड वास्ट डेफरेंस की एपिथेलियम, लेकिन सिंपल कॉलमनर नहीं है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है। क्लियर, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को अब यहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डेफरेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब मैं आपको फाइनल पीडीएफ दूंगा ना, फाइनल पीडीएफ जब हम सारा पढ़ा देंगे, अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी एक आध जगह जहां मैं कंपैरिजन कराऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी अगर स्टडी मटेरियल भी पढ़ भी लेते हैं कहीं से, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल में यही चीज लिखी हुई मिलेगी जो मैं आपको कह रहा हूँ गलत है, इसको काट देना। और जो फाइनल पीडीएफ में दूंगा उसमें मैं इसको काट कर ही दूंगा आपको, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ से हटा दूंगा भाई, याद रखोगे, ये एग्जाम्पल मैं हटा ही दूंगा यहाँ से। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ डाल दिया है, ये एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है कहाँ, ये एग्जाम्पल डाल दिया है मैंने यहाँ, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं बेटा, विसरल ऑर्गन जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन्स। मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सीधी सी बात है, विसरल ऑर्गन का सीधा सा फंडा है, जो ऑर्गन इनवॉलेंट्री है, जो अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। तुम स्टमक की एक्टिविटी को कर सकते हो क्या कंट्रोल, हाँ भाई डाइजेशन रुक जा, अब 2 घंटे तक मत होना, हाँ भाई डाइजेशन फास्ट हो जा, ऐसा कर सकते हो, नहीं। इंटेस्टाइन को कह सकते हो तुम, ये ले इंटेस्टाइन जल्दी जल्दी काम कर, डाइजेशन जल्दी जल्दी कर, वो तो अपने हिसाब से ही करेगी। तो ऐसा मान लो कि जो हमारे अंदर ये थोरैक्स और ये मान लो एब्डोमिनल रीजन के अंदर ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। समझ गए बेटा। तो फाइनल आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल क्या याद रखना है, एपिडाइमिस और वास डेफरेंस। और ये वाला एग्जांपल खत्म ही हो गया, ये एग्जांपल ही खत्म हो गया। ऐसी कोई एपिथेलियम होती ही नहीं है जो स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर हो। ठीक है, ये एग्जांपल ही खत्म हो गया, यानी फाइनली मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम के 4 ही एग्जांपल बचेंगे हमारे पास, क्या क्या, एक तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, फिर ग्लैंडुलर कॉलमनर, फिर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, और फिर सिलिएटेड कॉलमनर। स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल खत्म ही हो गया हमारे पास, क्योंकि वो एग्जांपल किसके अंदर चला गया कंप्लीटली, बोलो, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यहां आ गया भैया वो एग्जांपल। तो अब इसको याद रख लेंगे, तो मैं आपको जो फाइनल पीडीएफ दूंगा उसमें से वहां से वो हटा दूंगा, जो लिखा है ना स्टीरियो सिलेटेड सिलेटेड कॉलमनर, वो हटा दूंगा मैं, यही बचेगा फाइनल, ये है फाइनल एग्जांपल। आप कोई कंफ्यूज होगा, कहीं इधर उधर से कुछ पढ़ लेगा तो कंफ्यूज होगा, कोई नहीं होना है,
शो याद है, एपिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस शूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियो सिलेटेड कॉलमनर है। घुसा लो इस बात को दिमाग में। अब बच्चे पूछ रहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अरे जीआईटी ट्रैक्ट, यहाँ से बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती हुई इसोफेगस से होती हुई स्टमक और फिर इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर बड़ी इंटेस्टाइन आ गई, कोलन, रेक्टम, फिर एनस, ये पूरा जीआईटी ट्रैक्ट ही तो है। सीलोम, सीलोम का फिगर, अरे सीलोम बताया तो सही। बॉडी वाल इमेजिनेशन नहीं है क्या इतनी कि हमारी ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर ऑर्गन रखे हुए हैं। क्या अंदर भूसा भरा हुआ है? क्या ऑर्गन भरे हुए हैं? भूसा भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है अंदर? अरे बोल लो। ये देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी, मान लो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, ऐसी एब्डोमिनल कैविटी। बाहर तो इसकी सरफेस पे क्या है? स्किन। और अंदर की तरफ सरफेस पे क्या है? पेराइटल पेरिटोनियम। अंदर की तरफ सरफेस, अंदर ये खाली जगह है। अंदर कैविटी है कि नहीं? यहाँ इस कैविटी में अंदर क्या रखे हुए हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स। स्टमक, इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, फीमेल है तो यूट्रस भी पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर भी पड़ा हुआ है, ऐसे जगह जगह बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। और इन ऑर्गन्स के ऊपर जो पेरिटोनियम चिपकी हुई है, दैट इज विसरल पेरिटोनियम। बस। और ये पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच का जो गैप है, ये वाला, ये है पेरिटोनियल कैविटी, जो रिप्रेजेंट करती है ट्रू सीलोम को। क्योंकि ये दोनों पेरिटोनियल लेयर कैसी है ओरिजिन में? मीजोडर्मल। समझे बाल को? और जब आगे ये चैप्टर आएंगे ना फर्दर, तब इनके डायग्राम लेके आएंगे। बच्चे कह रहे हैं फिगर नहीं है क्या? फिगर आगे पढ़ाएंगे, सारे फिगर यहीं पढ़ा दूंगा क्या अभी? अभी तू तो कहेगा ट्रेकिया क्या होती है, ट्रेकिया का फिगर दिखाओ, ब्रोंकियोल्स का फिगर दिखाओ। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी की बात हो गई। बॉडी कहीं कहीं किडनी आ गई, कहीं ब्रेन आ गया, कहीं ट्रेकिया आ गया, कहीं जीआईटी आ गया, कहीं सीलोम आ गई। तो यहाँ पे ले आएंगे क्या सारे डायग्राम? फिर उन चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे? तो अभी तो क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल याद करो। फिर जब एब्डोमिनल रीजन पढ़ाऊंगा, जीआईटी पढ़ाऊंगा, तो फिर वहां पे बताऊंगा, वहां पे लेके आऊंगा फिगर्स। ये चैप्टर तो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, हर जगह की बात आ गई इसमें तो। अभी कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगी, उसमें और ज्यादा बात आ जाएंगी। तो अभी तो क्या है, थोड़ी एक इमेजिनेशन बनाओ। थोड़े थोड़े मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि टिश्यू का मतलब क्या है, कैसे प्रेजेंट होती है। फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीजें डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ, कुछ जगह पर जहाँ एनिमेशन यूज करने होंगे उनके साथ समझाते जाएंगे। यूटरस वाला, बेटा यूटरस वाला सीन ये होता है, देखो यूटरस की जो एपिथेलियम होती है, वो कैसी एपिथेलियम है? बोलो। नॉन सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कैसी? नॉन सीलिएटेड ग्लैंडुलर। क्यों? क्योंकि यूटरस की एपिथेलियम की मैक्सिमम सेल्स नॉन सीलिएटेड है और नेचर में कैसी है? सिक्रीटरी। तो नॉन सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लेकिन हमने सीलिया के एग्जाम्पल में, जो एक सीलिया की टेबल पढ़ी थी ना, उसके एग्जाम्पल में यूट्रस भी पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि उन नॉन सीलिएटेड सेल्स के बीच बीच में कुछ सीलिएटेड सेल्स के पैचेज होते हैं, गुच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी है? नॉन सीलिएटेड। इसलिए यूट्रस की एपिथेलियम को कहाँ रखा गया है? यूट्रस की एपिथेलियम को देखो रखा गया है, ये रहा, सुन लेना बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था, ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। इसको सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि सीलिएटेड सेल्स यहाँ पर बहुत कम है, पैचेस की फॉर्म में। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब आ जाओ आगे। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्लियर हो गई है सबको? बढ़ जाऊं आगे? अब आ जाओ असली कंपाउंड एपिथेलियम। कुछ भी नहीं बचा है इसमें, सब चीजें बेसिक नॉलेज आपकी डेवलप हो गई है। दो चार चीजें जाननी है बस। अब तो इतना बेस बन गया है कि बस अब चीजें सुनते जाओ, समझते जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के लिए मैंने क्या बोला था कि इट इज मल्टी लेयर्ड एंड हैव लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहली बात तो क्या होती है? मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी लेयर्स हैं, और इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है। मेनली ये प्रोटेक्टिव है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है तो वो स्ट्रेचेबल है, किसी चीज को अकोमोडेट होने में रोल प्ले कर रही है। यानी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में इनका रोल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड रोल है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मैंने बोला ही था कि ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोटेक्शन।
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, जिस भी सरफेस पर ये प्रेजेंट है उस सरफेस को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। और अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, कंपाउंड में भी कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो वो स्ट्रेचेबल है, तो वो किसी भी चीज को अकोमोडेट करने के लिए स्ट्रेच होकर एरिया प्रोवाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका रोल ज्यादा नहीं है। तो देखो, इट इज मल्टी लेयर्ड एंड हैव लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो एक तो होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है, और दूसरी होगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो नॉन स्ट्रेचेबल है। होंगी मल्टी लेयर्ड क्योंकि हैं किसके टाइप्स, कंपाउंड एपिथेलियम के। तो सबसे पहले कौन सी एपिथेलियम आती है, देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और इसी को यूरोथीलियम भी बोलते हैं क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में यही एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो देखो, इन रेस्टिंग कंडीशन ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट ऑन स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट डिसअपियर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको गलत मिस इंटरप्रिटेट कर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये गलत बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ऐसी कोई एपिथेलियम ही नहीं है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो। लेकिन बात क्या है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है। और जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी रखती है, तो जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होती है तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जैसे ही एपिथेलियम वापस अपनी पोजीशन में आएगी, आपको फिर से वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आना शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है, एक तो ओवरऑल कैसी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, थिन। फिर जब ये स्ट्रेच हुई तो वो थिन मेम्ब्रेन और ज्यादा थिन हो गई, तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगी, इतनी थिन हो जाती है, इतनी नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। कई लोग ये मिस इंटरप्रिटेशन रखते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नहीं, ये गलत कहना होता है। सही बात यह है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दुनिया में ऐसी कोई एपिथेलियम ही नहीं है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो। बस फर्क इतना सा होता है कि वो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच करती है तो थिन मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा थिन हो जाती है कि वो दिखाई नहीं देती। इसलिए कई लोग बोलते थे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, ऐसा मत बोल देना कभी। इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है बहुत स्पेसिफिकली कि इन रेस्टिंग कंडीशन ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट ऑन स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट डिसअपियर्ड, क्योंकि और ज्यादा थिन हो जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे आएगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर देखना शुरू हो जाएगी। हाँ, टाइम बता देना भाई, क्लास का भी तो है ना बाकी। मेरे को ध्यान नहीं रहता पढ़ाते पढ़ाते। ये तो चलो फिर भी ऑनलाइन है, इसमें टाइम दिख जाता है। एक बार मैंने ऑफलाइन क्लास ली 90 मिनट्स की, पता 5 घंटे में क्लास खत्म हुई। 5 घंटे, एक ही क्लास को 5 घंटे खींच दिया। चलो, ये तो ऑनलाइन है इसलिए टाइम आ जाता है, इसमें रिमाइंडर आ जाता है टाइम का। चलो अब देखो, पहली बात बस ट्रांजिशनल एपिथेलियम बता के छोड़ रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटिफाइड अगली क्लास में बताऊंगा। भाई कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप है ना, कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स हैं, एक तो ट्रांजिशनल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। तो आज ट्रांजिशनल बता के छोड़ रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड अगली क्लास में बता देंगे। चलो, इन दिस एपिथेलियम 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। बोला है कंपाउंड है तो मल्टीपल लेयर होगी, तो कितनी सेल्स की लेयर है यहाँ पर, 4 to 6। इसमें भी देखो, यहाँ पर क्या है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू, फिर एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इतनी थिन है देखो, आपको दिखाई भी नहीं दे रही इधर, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब उसके ऊपर मल्टीपल सेल्स की लेयर है, तो वहां पर 4 से 6 सेल्स की लेयर्स नजर आएंगी, जिसमें सबसे जो इनरमोस्ट सेल्स की लेयर्स हैं ये होती है क्यूब शेप्ड। कैसी होती है, इनरमोस्ट सेल्स क्यूब शेप्ड, लिखा हुआ है ना, इनरमोस्ट सेल्स लेयर ऑफ द क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। फिर जो मिडिल में ये 2 से 4 लेयर नजर आएंगी, मिडिल में जो ये 2 से 4 लेयर नजर आ रही है ना सेल्स की, ये कैसी सेल्स होती हैं, पेयर शेप, या बोल दो पॉलीहेड्रल या अम्ब्रेला शेप, है ना। वो नहीं होती नाशपाती, नहीं आती नाशपाती, या बोल दो पॉलीहेड्रल, या बोल दो अम्ब्रेला शेप। तो देखो, मिडिल 2 to 4 लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ पियर शेप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड और पॉलीहेड्रल सेल्स। तो ये बीच वाली कैसी सेल्स हो गई, पॉलीहेड्रल या अम्ब्रेला शेप्ड। फिर आती है आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर। तो आउटर मोस्ट 1 or 2 लेयर्स आर ऑफ ओवल शेप। देखो, जो आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर है ये ऑलमोस्ट कैसी होती है, ओवल शेप्ड। समझ गए बात को, ये ओवल शेप्ड होती है। अब ध्यान से सुनना, दिस डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स अपीयर ओनली इन रेस्टिंग स्टेज। ये आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल के शेप नजर आ रहे हैं ना, कि सबसे अंदर वाली क्यूब लाइक, फिर बीच वाली 2 से 4 लेयर जो हैं वो कैसी हैं, बोलो पॉलीहेड्रल या अम्ब्रेला शेप,
और आउटर मोस्ट जो 1 to 2 लेयर है वो ओवल शेप्ड। ये सारे अलग अलग शेप आपको रेस्टिंग स्टेज पे नजर आएंगे, लेकिन जब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, स्ट्रेचिंग, यानी जब ये क्या होगी, खिंचेगी, स्ट्रेचेबिलिटी है कि नहीं ट्रांजिशन, जब ये खिंचेगी तो इन सभी सेल्स का शेप फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट। याद रखना। तो याद रखना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स का जो अलग अलग शेप है वो रेस्टिंग स्टेज में है। जैसे ही ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करते ही इन सभी सेल्स का शेप कैसा हो जाएगा, फ्लैट। फिर आपको अलग अलग शेप नजर नहीं आएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि these different shape of the cells appears only in resting stage. When this tissue is stretched, all the cells become flattened. फिर एक और चीज याद रखना, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो टुवर्ड्स द ल्यूमन है, ये वाली लेयर, इसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, थिन क्यूटिकल, जो इस लेयर को क्या बनाती है, वाटर प्रूफ। क्या बना देती है, वाटर प्रूफ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये लेयर कहां प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या भर रहा है, यूरिन। यूरिन भरता जा रहा है उसके अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर फूलता जा रहा है। तो एक तो स्ट्रेचेबिलिटी काम आ गई कि ये मेम्ब्रेन कैसी है, स्ट्रेचेबल। और दूसरी, इस मेम्ब्रेन की सरफेस पर क्या लगी हुई है, क्यूटिकल, जो इसको क्या करती है, वाटर प्रूफ बना देती है, ताकि वहां पर इजीली वो यूरिन लंबे समय तक भरा हुआ रह सके। बात समझ में आई। तो देखो ये क्या लिख रहे हैं, एन आउटर मोस्ट लेयर ए थिन क्यूटिकल लाइन इज प्रेजेंट विच मेक्स इट वाटर प्रूफ। फिर लिखा हुआ है सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। अब बताओ, ये एग्जांपल बताया था मैंने आपको, चलो 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 घुमा के लाता हूं, यहां पर आ जाओ। यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था, बोला भी था कि रिलेट कराऊंगा। इंटरडिजिटेशन क्या बोला था, सेल जंक्शन पढ़ाए थे जब, फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ऐसे बताए थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आसपास के सेल्स में अंदर तक घुस जाते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो अभी हम कौन सी एपिथेलियम पढ़ रहे हैं भाई, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही तो पढ़ रहे हैं। तो देख लो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेल्स ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। आ गई वो बात, रिलेट हो गई वहां से। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में आ रहा है यहाँ पर सबसे पहला, रीनल पेल्विस, यूरेटर। तो किडनी का जो पार्ट जहां से यूरिन निकलता है उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। फिर उस रीनल पेल्विस जो कि किडनी का पार्ट है, उसको यूरेटर किससे कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर से। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है यूरेथ्रा से। तो क्या हो गया यहाँ पर, रीनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। और साथ ही साथ मेल यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी सबसे स्टार्टिंग पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ये सब किससे लाइंड होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। तो देखो मोस्ट ऑफ द जो यूरिनरी पार्ट आ रहा है, किडनी का रीनल पेल्विस, इवन जो यूरेटर है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर इटसेल्फ, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, सब किससे लाइंड है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथीलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम। तो क्या ट्रांजिशनल मेम्ब्रेन के अंदर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नो। एक थिन लेयर होती है, हालांकि स्ट्रेचिंग के टाइम वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है, लेकिन होती जरूर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखना, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के कोई एपिथेलियम नहीं होती। तो अब जो कंपाउंड एपिथेलियम का नेक्स्ट टाइप आता है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज कंपाउंड एपिथेलियम का कौन सा पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। छोटे छोटे से बच्चे सीखते जा रहे हैं बातों, भाई सीख लो, अभी थोड़ा सा बेस डेवलप कर लो, फिर आएगा आनंद जूलॉजी पढ़ने का आगे। फिर देखो जूलॉजी कैसी लगेगी, एकदम यूं सारे डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ ऐसे पढ़ते जाएंगे, सारी प्रोसेस ऐसे ही डाइजेशन हो जाएगा, ऐसे नर्वस कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम, यूं ही बीपी रेगुलेट करा दूंगा, और यूं ही यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज करवा दूंगा, सांस छोड़ना और लेना सिखा दूंगा, सब हो जाएगा। लेकिन पहले बेस डेवलप करो भाई। चले भाई, टेलीग्राम लिंक मैंने ऊपर लगा ही रखा है, पिन कर रखा है। एपिग्लोटिस क्या है, अब ये बच्चे देखो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। या तो बेटा आगे का वेट कर, और अगर थोड़ा सा जानना चाहता है एपिग्लोटिस के बारे में तो जान ले। हमारे देखो ओरल कैविटी होती है, इसमें फूड जाता है, ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होती है, और यहां से देखो ओरल कैविटी के खत्म होने पर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होती हैं। ठीक है, आगे वाली तो होती है ट्रेकिया, विंड पाइप, और पीछे वाली होती है ईसोफेगस। तो जो हम खाना खाते हैं वो किस में जाना चाहिए, ईसोफेगस में। ये खाना जो है ये इस ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता,
यानी ये खाना इस विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब हम कोई खाने को निगलते हैं, स्वेलोविंग करते हैं, तो एपिग्लोटिस नाम का जो ढक्कन होता है ना, वो इस एंट्री को क्लोज कर देता है। ये होता है एपिग्लोटिस। पढ़ाएंगे आगे डिटेल में, आएंगी सारी चीजें। चलो भाई, ये टेलीग्राम लिंक है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया स्टडी मटेरियल फिर से। और एक तो अभी पढ़ लो, जो जो इसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा, जो इधर उधर गलत सलत लिखा हुआ होता है उसको भी कंपैरिजन करा दूंगा। फिर फाइनल में आपको एक फाइनल पीडीएफ दूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी एनिमल टिश्यू की। ठीक है सर? चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, प्यारे से बच्चे। अच्छा लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं, देश का भविष्य बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों का इलाज करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। ल्यूमन का मतलब बेटा कैविटी, जगह। कोई भी खाली चीज है, जैसे ये बॉटल है, ल्यूमन कौन पूछ रहा है? इस बॉटल के अंदर जो ये खाली जगह है ना, ये ल्यूमन है। और अगर क्लोज्ड स्पेस हो तो कैविटी। छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी बातें। चलो भाई, टाटा। जाओ अगली क्लास की तैयारी करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खा पी लो, और फिर वापस अगली क्लास के लिए रेडी हो जाओ। अगली क्लास आने वाली है सर की। गुड बाय बच्चों, गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।